Hello everyone, welcome back to Simplify SSC with Nandita. I am Nandita, ऑल इंडिया रैंक 747 सीटेल 2025. इस वीकेंड मैंने अपना द पंडित्स का लाइव मॉक 13 अटैम्प्ट किया था सेक्शनल टाइमर पैटर्न वाला, एंड आई स्कोर्ड 156 मार्क्स. एंड करने को मैं ऑल ओवर बोर्ड का भी एनालाइज कर सकती थी, बट मुझे लगा मैं ऐसा मॉक एनालाइज करती हूँ जिसमें मेरी एक्चुअल में मिस्टेक्स हुई हैं. एज यू कैन सी, रीजनिंग में 40 से भी कम स्कोर है, इंग्लिश में 40 है, विच इज़ अ बैड स्कोर फॉर मी, राइट. आई वुड हैव एटलीस्ट एक्सपेक्टेड 45 प्लस. क्वांट में भी एक सिले मिस्टेक हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको एनालाइज करके दिखाती हूँ लाइव आपके साथ ही. अभी तक मैंने किया नहीं है, तो पूरा करके देखेंगे क्या तरीका रहता है एनालाइज करने का, कि मतलब अगर मैंने अपना मॉक सॉल्व करने का खोला है तो मैं उसको किस तरह से नोट डाउन करूँगी, कि मेरी एनालिसिस नोटबुक में क्या नोट डाउन करूँगी, क्या नहीं करूँगी, और मतलब किस मेरा तरीका क्या होगा उसको देखने का, कि मतलब जो मेरी मिस्टेक्स हैं उनको व्यू करने का क्या तरीका होना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन रीजनिंग का है. रीजनिंग से शुरू करते हैं. देखो, रीजनिंग में तुक्का बहुत रेयरली होता है. किस में होता है? फिगर काउंटिंग क्वेश्चंस वगैरह में. बट स्टिल एक बार फटाफट से हम जो है सारे क्वेश्चंस देखेंगे कि करेक्ट क्वेश्चन से कोई ऐसा तो नहीं जिसमें तुक्का लगाया था और मुझे अब समझने की ज़रूरत है. ठीक है, दूसरी बात ये कि यार ऑल ओवर बोर्ड के मार्क्स पे ना टाइम के साथ साथ टॉपर टाइम होता है विच इज़ एक्चुअली हेल्पफुल, बट यहाँ पे एवरेज टाइम होता है विच इज़ नॉट वेरी हेल्पफुल. बिकॉज मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, अभी मैं जो दिखाना चाह रही थी, कहाँ पे था, डैशबोर्ड में मिलेगा, एनालिसिस में मिलेगा. आप नीचे जाओ थोड़ा सा इस पेज पे, तो विल सी टॉपर्स. ये क्या है? गगन प्रताप नाम से कोई टॉपर होगा, आई एम गेसिंग. 200 नंबर है. सेकंड रैंक पे भी 200 नंबर है. तीसरे रैंक पे भी 200 नंबर है. 195 मार्क्स. लेट्स बी ऑनेस्ट, किसी की नहीं आ सकते थे 195 मार्क्स. चलो 195 वाले को मैं थोड़ा बोल भी दूँ, यार 200 नंबर किसके आ रहे हैं इस मॉक के अंदर, इतने इंटेलिजेंट हो आप. ठीक है, 180 वालों को मैं कुछ नहीं कह रही, हो सकता है वो मतलब दे आर 100% ट्रू, आई कैन अंडरस्टैंड दैट. बट ये थोड़ा ना विश्वास नहीं होता, इसलिए ऐसे मॉक्स की परसेंटाइल पे, दूसरों के टॉपर्स मार्क्स पे, रैंक पे तो बॉदर नहीं करना, सिर्फ अपनी मिस्टेक्स पे फोकस करो एंड दैट इज़ इट. ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि हम लोग हाँ, तो इसीलिए एवरेज टाइम पे फोकस नहीं करनी, कि जिसके 200 नंबर आएंगे ना, हो सकता है उसने सिर्फ आंसर खोल के पता नहीं क्या करते हैं लोग दूसरी आईडी से कैसे. आई डोंट इवन नो हाउ पीपल हैव मल्टीपल फ़ोन नंबर्स एक्सेट्रा. तो जिसकी वजह से ना एवरेज टाइम उसका भी दिखाते हैं जिसने बहुत फास्ट किया, और जिस बेचारे ने बहुत टाइम वेस्ट किया उसका फिर भी नहीं हुआ, उसको भी काउंट कर लेते हैं. तो एवरेज टाइम की उतनी हेल्पफुल नहीं है. या तो जो एक्चुअल टॉपर फिल्टर करके हों उनका टाइम दिखे तो हेल्पफुल है. वो ऑलिव बोर्ड के ना पेड मॉक्स में बहुत सही होते हैं एनालिसिस, मुझे ऐसा लगता है. तो बाकी ठीक है, ये चीज़ देख सकते हैं, लेकिन कि 96.7% करेक्टेड आंसर करेक्टली. बट ये बहुत छोटे पैरामीटर्स हैं, इन पर ज़्यादा बॉदर नहीं करना. अब क्वेश्चन से शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन मेरा ठीक है और मैंने बेसिक सॉल्व किया था, एंड इसमें कोई मैंने तुक्का नहीं लगाया था, तो इसको मुझे ज़्यादा बॉदर नहीं करना है. अगर ये मेरा क्वेश्चन गलत होता, अच्छा, अब मैं इस क्वेश्चन में मुझसे किसी ने पूछा था कि आप ये क्वेश्चन इतनी फास्ट कैसे कर लेते हो, किसी और मॉक का था. तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जिनमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखते होते हैं, सबसे फर्स्ट फोकस आपका डिवीजन पे होना चाहिए, कि डिवीजन कहाँ में. देखो 54 डिवाइडेड बाई 8 जैसे मुझे दिखाना, तो मुझे पता चल गया कि मुझे डिवाइड को तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि आंसर नॉर्मल सा लग रहा है 26 तक. कहाँ ही 54 डिवाइड बाई 8 कितना ज़्यादा उसमें आएगा डेसिमल में, उसको कुछ ऐसा तो यहाँ से डेसिमल से मिला नहीं, वो कट सका होगा. तो डिवीजन को तो मुझे चेंज करना ही करना है. तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया. अब मैं वर्बली सोच के देखो थोड़ा सा मन में, अगर मैं डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लाई रखती तो 54 इंटू 8 कितना बड़ा हो जाता, और मल्टीप्लाई की जगह पे डिवीजन रख देती तो अगेन ये भी डेसिमल में आता, तो मेरे को हेल्प ना होती. तो मेरा डायरेक्ट आंसर ये हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने डायरेक्ट मार्क नहीं किया था, मैंने इसको पूरा सॉल्व किया था. और ऑल्दो मुझे दिख रहा था 108 डिवाइड बाई 6 भी मेरे पास होल नंबर आता है, इंटू 4 कर लेती, प्लस 54 प्लस माइनस 54 प्लस 8 ऐसा था. लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करूँगी फॉर प्रिकॉशनरी पर्पज़. ठीक है, तो दो तो 100% एलिमिनेट हो गए थे, और इसको भी मैंने ऑलमोस्ट ओरली एलिमिनेट कर दिया था. ठीक है, बट स्टिल आई वुड हैव सॉल्व्ड इट एंड देन मार्क्ड इट. ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, बट मेरे लिए क्वेश्चन ठीक था, तो मेरी आज सच इस क्वेश्चन में कोई लर्निंग नहीं है. अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या था? ये मेरा ठीक था, एंड इसमें मेरे एवरेज टाइम से कम टाइम भी है, तो इट्स अ गुड थिंग, लेट्स से. थर्ड क्वेश्चन भी मेरा ठीक था, एंड मैंने तुक्का नहीं मारा था, मुझे आता था, तो ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन देखो, अब क्रिटिकल रीजनिंग का बहुत इशू आता है, कि क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत बार जो है ना आंसर्स गलत निकलते हैं. तो क्रिटिकल रीजनिंग को तो मैं बोलूँगी अनलेस तो आपको बिल्कुल ही नहीं आती, मतलब अगर ऐसा हो रहा है ना कि आपको लग रहा है यार मैंने जो सोचा पक्का 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 ठीक है, पता नहीं इन्होंने क्या किया, तो इन दैट केस आप थोड़ा सा 1-2 मिनट देखो, समझो. अगर आपको फिर भी आंसर समझ नहीं आता तो इग्नोर करो और आगे बढ़ो. मैंने जितने भी एसएससी के पीवाईक्यूज अटैम्प्ट किए हैं, और मेरा 24 का पेपर और मेरा 25 का पेपर, मेरी क्रिटिकल रीजनिंग रॉन्ग नहीं हुई है, करेक्ट हुई है. लेकिन मेरी ऑलवेज बोल के ना पेड मॉक्स में, लाइव मॉक्स में इतनी गलत होती थी और मुझे बहुत टेंशन होती थी. बट इवेंचुअली एसएससी जिस तरीके से सोचते हैं उस तरीके से अगर आप सोच रहे हो, पीवाईक्यूज कर लो एसएससी के, बहुत है. ठीक है, तो ज़्यादा बॉदर मत करना, टेंशन मत लेना, गलत हो जाती है क्रिटिकल रीजनिंग. ठीक है, मेरी इस केस में ठीक हो गई, लक बाय चांस, वेरी नाइस, लेट्स मूव ऑन. ओके, अब ये क्वेश्चन था, लेवरेज इज रिलेटेड टू इन्फ्लुएंस इन द सेम वे एज वोरेशियस इज रिलेटेड टू. अभी इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया था बीच में.
अब यहाँ पर क्या हुआ, मेरी मिस्टेक हो गई कि मेरे को वोरेशियस मुझे लगा था, अगर आपने मेरा ये लाइव मॉक अटेम्प्ट देखा है तो मैं हंगरी और ग्रीडी में कंफ्यूज थी, बट फिर मेरे को हंगर मतलब मुझे लगा कि वो वोर वाला जो रूट वर्ड होता है वो हंगर के लिए होता है, बट वोरेशियस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग जो होता है, सिनोनिम जो होता है वो ग्रीडी होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करने का तरीका, ऑल्दो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बट आप इसको क्या देखो कि रीजनिंग के अंदर नॉलेज तो इंग्लिश की होती, तो क्या आपको लेवरेज का इन्फ्लुएंस पता था, पढ़ लो, रिवाइज कर लो मन मन में कि हाँ लेवरेज का मीनिंग इन्फ्लुएंस होता है, वोरेशियस का ग्रीडी होता है, मन मन में रिवाइज कर लो। अगर गलत था तो जो भी आपकी मॉक एनालिसिस नोटबुक है ना, अच्छा तो अब मैं बता दूँ कि मॉक एनालिसिस नोटबुक मैं कैसे करती हूँ, मैं अपना शेयर कर देती हूँ। वट आई यूज़ टू डू वॉज, मैं टेबल वाला मॉक एनालिसिस नहीं करती थी, क्योंकि उसमें मुझे लगता है सिर्फ नंबर ही तो दिख रहे हैं, मार्क्स आर नॉट इंपॉर्टेंट ना, मतलब मार्क्स का क्या करूँ, मुझे मार्क्स से मतलब नहीं है। तो मैं क्या करती थी, मेरा ऐसे होता था, लेक्चर से मैंने लिखा इस तरह से, मेरे पेज पे प्रोमॉक 13 लिखते, प्रोमॉक्स 13 लिखे, इधर मैं क्या लिखती थी, राइट, रॉन्ग, नॉट अटेम्प्टेड, मार्क्स, ठीक है। और ये मेरा ऐसे होता था GERM का, क्योंकि मैंने जब प्रिपरेशन की थी सेक्शन में मॉक टाइमिंग नहीं होता था ना, तो GERM के ऑर्डर में हम पेपर अटैम्प्ट किया करते थे प्री का, ठीक है। यहाँ पे मैंने GK में कितने राइट है, कितने रॉन्ग है, कितने नॉट अटेम्प्टेड, उनके मार्क्स लिखे, ये मेरा टेबल बन गया। अब इसके बाद सबसे पहले मान लो मैंने रीजनिंग का एनालिसिस शुरू किया, ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट पेज। सेकंड पेज पे चलते हैं, अरे यार ये तो डिलीट ही करना पड़ेगा एनीवेज, चलो ठीक है, ये मेरा हो गया, मैंने जो लिख लिया, उसके बाद मैंने इसे लिखा रीजनिंग, ठीक है। अभी मेरा जो भी क्वेश्चन था, ऑल दो इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो मान लो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो गलत हुआ यही हुआ था, जो अभी कौन सा था ये, लेवरेज वाला, तो मान लो मुझे लेवरेज और इन्फ्लुएंस भी नहीं पता था, तो मैं ऐसे लिखूंगी कि लेवरेज इज इक्वल्स टू इन्फ्लुएंस, और एक बार अगर मेरा मन किया तो मैं इसको गूगल करूँगी कि लेवरेज के और क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, और अगर उसमें मुझे कोई अच्छा वर्ड दिखता है जो मैंने नहीं पता तो मैं उसको नोट डाउन कर लूँगी। फिर मैं नंबर 2 पे क्या लिखूँगी, वोरेशियस, ठीक है, वोरेशियस इज इक्वल्स टू ग्रीडी, फिर मैं गूगल करूँगी, मुझे ग्रीडी के जो भी अच्छे सिनोनिम्स लगेंगे, उसमें जो मेरे को नहीं पढ़े हुए थे या नहीं याद थे, मैं 2-4 सिनोनिम्स वो लिखूँगी, ठीक है। और क्या था अपने पास यहाँ पर, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, और क्या बोलता है, एक्यूरेसी, सिंपल वर्ड, ग्रीडी, मेल वोलेंट, ठीक है। अगर अब आपको मेल वोलेंट का मीनिंग नहीं पता, ऑप्शंस रिवाइज करने हैं, इट्स जस्ट वन स्टेप अहेड ऑफ रिवाइजिंग व्हाट यू आर गिविंग इन दी मॉक टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे मेल वोलेंट, अगर आपको इसका मीनिंग पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है इसका मीनिंग लिखोगे, ठीक है। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, ठीक है, समझ आ गई बात। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये समझ आ गया कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे एनालाइज किया और मैंने कैसे इससे एक स्टेप आगे जाके अपनी रिविजन की। 6 क्वेश्चन था मेरा, 3 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक, ये मेरा टाइम लगा मुझे बहुत, मुझसे कुछ बार बार कुछ मिस हो रहा था, ठीक है। हाँ, तो अब मुझे इसमें क्या लर्निंग है, मेरी ये लर्निंग है कि देखो लोगों से 31 सेकंड में हुआ है एवरेज टाइम, और 94% लोग ठीक करें, मेरे को 1.5 मिनट लगा, विच इज़ अ ह्यूज, स्पेशली 15 मिनट में सोचो, मेरे को 13.5 मिनट बचे होंगे, जिसकी वजह से मेरा 1, 2, 3 क्वेश्चन छूट भी गए। तो अगर मैंने इस क्वेश्चन में टाइम ना वेस्ट किया तो शायद मैं कोई और कर लेती, राइट। तो मुझे इससे यही सीखना, तो मैं ऐसे लिखूँगी कि मतलब जैसे नंबर 3 पे मैं क्या लिखूँगी कि क्वेश्चन था बेसिक ऑड वन आउट का, एंड आई स्पेंड 1.5 मिनट, सो आई हैव टू लर्न टू स्किप इफ़ आई एम नॉट एबल टू सॉल्व, ठीक है। मुझे ईगो पे नहीं लेना, जैसे मुझे पेपर हो गया था क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि यार ऐसा क्या ही होगा, इस क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा, मतलब तो मेरे को ऐसा हो गया था कि नहीं करना है, तो देखो मैंने 1.5 मिनट लगा दिया टोटल, मैंने इसको 3 अटैम्प्ट में सॉल्व किया, और चूँकि सिंपल सी चीज़ थी जो मुझे स्ट्राइक नहीं की, ठीक है। और मुझे लिखना है कि स्ट्राइक नहीं किया, क्या नहीं स्ट्राइक किया, ये पर्टिकुलर फीचर नहीं स्ट्राइक किया कि आई से यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से ये होता है ना 9 और 5 14 18 और 5 23, ये हो रहा था, और मैं इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढती रह गई और सम करती रहेगी, इनका कुछ कुछ करती रहेगी, जिससे मेरी मिस्टेक्स हो गई, ठीक है। तो यहाँ से मेरी क्या लर्निंग है, मैं 2 चीज़ें लिखूँगी, एक तो ये कि आई हैव टू स्पेंड लेस टाइम ऑन अ क्वेश्चन, आई डू नॉट हैव टू टेक द क्वेश्चन ऑन ईगो, आई विल राइट दिस थिंग, ऑल द बात हम सबको पता है, 100 बार पता है हम लोग को, बात हर कोई सिखाते रहते हैं, लेकिन ये बात जब तक हम लिखेंगे नहीं ना, और फिर हम उस अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ को 4 बार पढ़ेंगे नहीं, मॉक एनालिसिस नोटबुक रिवाइज करते हैं, हमें रियलाइज़ नहीं होगी। और जो यहाँ पे एक्चुअल में पैटर्न था कि ये +5 हो रहा है, मैं इसको भी नोट डाउन करूँगी, ठीक है। +5 हो रहा था, ये क्या हो रहा था, 22 और 16 -6 हो रहा था, ठीक है, 12 और 7 हो रहा था, -5 हो रहा था, तो जिसकी वजह से सेकेंड वाला ओड वन आउट हो गया था, ठीक है। समझ में आ गया इस क्वेश्चन का क्या किया मैंने। इवन तो मेरा क्वेश्चन ठीक था, बट मैंने क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लिया था तो इसको मैंने एनालिसिस में इंक्लूड किया और मैंने इसको लिखा, इसीलिए ठीक क्वेश्चन को भी देखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ठीक था मेरा, एंड सिलोजिज्म फॉर एग्जांपल मेरा स्ट्रॉन्ग है, रेयरली कभी होती है सिली मिस्टेक होती है, तो इसको मैंने आगे बढ़ दिया ये क्वेश्चन। अब मतलब मैं अपना पर्सनल वो बताऊँ तो मेरे को मतलब दुनिया का सबसे बेकार टॉपिक लगता है काउंटिंग फिगर्स। मैंने बात बोली थी एक बार शायद पहले भी, जब अपनी स्ट्रैटेजी बताई थी कि मैं काउंटिंग फिगर्स के टॉपिक को तो ऐसे लेके चलती थी कि अगर इसमें मेरे मतलब मेंस के हिसाब से बता रही हूँ कि 4 नंबर जाएंगे, अगर मैं कितने भी अच्छे से कर लूँ तो मेरे 4 नंबर तो जाएंगे ही जाएंगे, तो मेरे को अपना मैथ्स बाकी का रीजनिंग बहुत अच्छा करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगी, एक बार मैं पढ़ के देखूँगी इसका सॉल्यूशन, ठीक है, कैसे दिया हुआ है उसने।
मैंने भी यही किया था, मैंने 16 16 12 इंक्लूड कर लिया था, और जो मैंने कॉम्बिनेशंस बनाए होंगे इट मीन्स मुझसे उनमें कोई गलती है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको पढ़ के देखूंगी, फिर से समझने की कोशिश करूँगी, कि फिर से काउंट करने की कोशिश करूँगी, मुझसे होगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं इसको इग्नोर कर दूँगी, क्योंकि इसमें कुछ सीखने का रटने का भी है ही नहीं। अगर मैं सोचूं कि अब मैं बैठ के 100 और क्वेश्चन लगा दूँ काउंटिंग फिगर्स के, हो सकता है वो अब हो जाए, लेकिन मुझसे पेपर में फिर से कोई और वियर्ड सी फिगर दे देंगे और मुझसे नहीं होगी। तो मैं ऐसे टॉपिक पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है मैं वो टाइम कहीं और यूटिलाइज़ कर सकती हूँ, ठीक है। अब देखो 9th क्वेश्चन हो गया कम टाइम में, सिंपल था। ये भी कम टाइम में हो गया, सिंपल था। ये भी मुझसे कम टाइम में हो गया, और पजल्स मेरी स्ट्रॉन्ग है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक था, इसमें सिली मिस्टेक होने का चांस रहता है, अदरवाइज कोई मिस्टेक नहीं होती, ठीक है। अगर आपको जानने मैं वाला क्वेश्चन कैसे करती हूँ, जो मैंने लाइव अटेम्प्ट किया तो वो वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि देखो मेरा टाइम एवरेज टाइम से कम भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मेरा जल्दी से हो गया था, मुझे कर ही गया था स्ट्राइक। ये मेरा स्किप हुआ, ओके हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, अब इसमें मेरा सीखने के लायक है, तो इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपर्ली नोट डाउन करूँगी। क्या सीखने लायक है, व्हाट आई केप्ट डूइंग वाज, मैं इस क्वेश्चन में क्या करती हूँ, मैंने जैसे ही 8 # 3 सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, 8 × 3 + 3 = 27 मिल गया था। उसके बाद मैंने $27 लगा दिया, फिर मैं ऐट द रेट का जो है ना, तो बेसिकली मैं क्या कर रही थी, इनके जो सिम्बल्स है ना वो मैं पूरे के पूरे लिखे जा रही थी, बट मेरे ख्याल से मुझे जो बाद में भी लगा था एंड जो सोल्यूशन में होगा, लेट्स चेक दैट आउट वंस। हाँ, तो सॉल्यूशन के अंदर उसने क्या कहा, पहले एक को सॉल्व करो 27, फिर 27 को डॉलर के और 2 के साथ पेयर करो, फिर जो है उसको लास्ट वाले के साथ पेयर करो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या था, सबसे पहले 8 और 3 को सॉल्व करना, तो हैश से क्या होता, 27 आया, फिर $27 2 को सॉल्व करना था, वो क्या आता, 27 + 4 आता, वो क्या आ जाता आपके पास 31 आ जाता, फिर 31 @ 5 को सॉल्व करना था, टुकड़ों में बेसिकली करना था, तो ये क्या आ जाता अपने पास 26 आ जाता। तो ये मेरी लर्निंग थी। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ दैट आई एम गोइंग टू नोट दिस डाउन। ये मैं इतना स्टेटमेंट लिखूंगी, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, और मैं इसके आगे लिखूंगी कि मैंने स्किप किया था क्वेश्चन, और मेरी लर्निंग इसमें ये है कि पेयर बाय पेयर चलना है, 2 को लेके, कि पहले 8 # 3 सॉल्व करना है, इसको अगर x आया फिर $2 सॉल्व करना है, ये मान लो y आया तो y @ 5 सॉल्व करना है, ऐसे करना है, ठीक है। और अगर मेरे को बहुत डर लगेगा तो मैं एक स्टेप फर्स्ट जाके क्या करूँगी, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके मैं AI को दे सकती हूँ, या फिर इस क्वेश्चन को अगर कॉपी पेस्ट होगा तो गूगल कर लूँगी और बोलूँगी कि मुझे इस टाइप के 5 क्वेश्चंस बना के दे दो, और मैं उसी टाइम इनको सॉल्व करके देख लूँगी कि मुझे समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन 15 हो गया, ठीक है। इसमें मैंने एलिमिनेशन यूज़ किया था, सॉल्व कैसे किया था वो आप वहाँ देखना, मैं सिर्फ अभी एनालिसिस का तरीका बता रही हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन, अगेन इस क्वेश्चन पे मैंने टाइम स्पेंड ही नहीं किया है, क्योंकि मुझसे ये क्वेश्चन मेरे को जो पैरेलल रोज वाले थे ना 2 वाले, वो मुझे पर्सनली क्वेश्चन पसंद नहीं है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा लास्ट में करूँगी। और फिर कौन सा क्वेश्चन था एक जिसमें मैंने 1.5 मिनट लगा दिया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे आने का चांस ही नहीं मिला, ठीक है। ओके, तो अब हाँ, अब करना क्या है पेपर के अंदर, जैसे ही मैंने एनालिसिस करूँ, मुझसे क्वेश्चन नहीं हुआ था तो मैं क्या करूँगी, पहले इसको खुद सॉल्व करूँगी, क्योंकि ये तो मैंने स्किप वाला किया था ना, कि यार पहुँच ही नहीं पाई वाला क्वेश्चन था, ये नहीं कि मुझसे पेपर में हुआ नहीं, ये पहुँच नहीं पाई वाला था, तो अभी करके देखूँगी, क्या पता हो जाए ना। क्या कहते हैं क्वेश्चन की, 8 persons दिस आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज विद 4 people इन ईच रो, BM KS आर सिटिंग इन द रो फेसिंग साउथ, ठीक है। तो यानी कि ये वाली रो होगी साउथ वाली, 1 2 3 4, यहाँ पे BM KS है, यहाँ पर क्या है DL X एंड R है। सबसे पहले उसने क्या बोला, B सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M, तो मतलब M के फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट, साउथ में है तो लेफ्ट का मतलब राइट है, लेकिन ये यहाँ पे भी तो हो सकता था M, तो इसकी क्या बन गई, 2 कंडीशन बन गई, ठीक है। उसी के अपोजिट 1 2 3 4 ये बना दो, ठीक है। अगर M यहाँ पे होता तो B कहाँ पे आ जाता, यहाँ पे। अब उसने बोला S सेट बना दो एक्सट्रीमेंट्स, अब यहाँ पर B आ गया तो यानी यहाँ पर S आना पड़ेगा, अब यहाँ पे M आ गया तो S को यहाँ आना पड़ेगा। अब वो कहते हैं L सिट्स ऑपोजिट टू B, L सिट्स ऑपोजिट टू B, अब यहाँ पे B यहाँ पर है तो यहाँ पर L आ जाएगा, यहाँ पे B यहाँ पर है तो L यहाँ पर आ जाएगा। X सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ R, अब बोला X जो है R के सेकेंड राइट में, यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी, R यहाँ X यहाँ, यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी, R यहाँ और X यहाँ पे, क्योंकि यहाँ रखोगे तो X यहाँ आना पड़ेगा, बट यहाँ पे ऑलरेडी L गिवन है आपको। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, K सेट्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ S, अब यहाँ पे अगर मैं K पुट करूँ तो ये राइट में है, विच मीन्स लेफ्ट ना, क्योंकि ये साउथ थे, लेकिन अगर मैं K को यहाँ पुट करती हूँ तो वो लेफ्ट में दिख रहा है, मतलब साउथ की टर्म्स में वो राइट पे है, तो इसकी वजह से ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, नीचे क्या था R DL XR, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा D, पूछा गया था उसने K के ऑपोजिट मेरा क्या है, XR है, तो मेरा आंसर क्या आता है इस क्वेश्चन का, X। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। तो मैंने क्वेश्चन किया, तो हो सके तो मैंने तो यहाँ पर, क्योंकि मतलब आपको स्क्रीन पे करके दिखा रही, तो करना क्या, टाइमर लगा के देखो कि 1 से 1.25 मिनट में क्वेश्चन हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 1.5, क्योंकि देखो है तो लंबा क्वेश्चन, टाइम लेता है,
ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, अगर आपको लगता है कि यार बहुत ही वीक है इन जनरल, तो कर लो ऐसे 5-10 क्वेश्चन एक बार में। 100 क्वेश्चन करने की मत टेंशन करना, क्योंकि उससे क्या होता है, आप एक ही टॉपिक पे इतना फिक्सेट हो जाते हो, फिर आपके आसपास के सारे टारगेट्स हिल जाते हैं। ठीक है, तो इतना इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करना है, क्योंकि वेट करो 2-4 दिन, हो सकता है किसी और मौके में फिर ये क्वेश्चन आ जाए, तब आपको पता चल जाएगी अपनी रिविजन। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। ठीक था बिल्कुल, और ये तो बहुत फास्ट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक था, फास्ट हो गया था। ये ठीक था, कर भी जल्दी लिया था। ये भी ठीक था, जल्दी कर लिया था। 21 ठीक था, जल्दी कर लिया था। ये मैंने बहुत टाइम लगाया था। देखो ये देखो, मतलब लुक एट माई स्टुपिडिटी इन दिस मॉक, कि मेरे 3 क्वेश्चन स्किप्ड हैं, एंड इमेजिन मैंने 2.5 मिनट एक क्वेश्चन पर लगाए, 1.5 मिनट एक क्वेश्चन में, 10 सेकेंड और, तो मतलब मैंने 4 मिनट्स 11 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन पे वेस्ट किए। तो इस मॉक की मेरी सबसे बड़ी रीडिंग की होगी 4 मिनट्स ऑन 2 क्वेश्चन इज़ अ ब्लंडर। ठीक है, वेन यू हैव स्किप्ड, मतलब या तो मैंने बाकी के 23 क्वेश्चन कर लिए होते ना, फिर मैं इन पर टाइम स्पेंड करी तो बहुत अच्छी बात होती, बट नहीं किया, तो ये मेरी बहुत ही ब्लंडर वाली स्टुपिडिटी वाली मिस्टेक है। तो मैं इसको बड़ा बड़ा लिखूंगी कि मुझे ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, मेरे को क्या लगा कि यार, क्योंकि लगता क्या है ना इंसान को कि कोडिंग डिकोडिंग है, इतनी प्रैक्टिस कर रखी है तो इसमें क्या ही होगा, हो ही जाएगा मुझसे, तो वो वाला थॉट होता है, जिसकी वजह से हम टाइम वेस्ट करते जाते, जबकि हो सकता है देयर माइट बी अनदर क्वेश्चन वेटिंग फॉर यू जो इतना डिफिकल्ट ना हो और आपसे बहुत ईजिली हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आगे से। तो अब आंसर तो ठीक निकल गया मेरा, बट फिर भी क्योंकि मुझे इतना टाइम लगा था, तो मैं देखूंगी कि भाई ऐसा क्या था इसका सोल्यूशन कि मैंने इतनी स्टुपिडिटी में टाइम लगा दिया, मेरे से कुछ छूट रहा था या एक्चुअली वो बहुत डिफिकल्ट था, और मतलब 10 तरह के पैटर्न्स लगाने के बाद फिर जाके डिकोड हो रहा था। ठीक है, तो इसके लिए एक बार इसका सोल्यूशन रीड कर लूँगी। ओके, देन 23 इज़ राइट, एंड जल्दी हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, और ओरली हो जाते हैं फोटोग्राफ वाले तो। ठीक है, हाँ अब ये वाला था, इसमें मैंने पढ़ा हुआ था फॉर एग्जाम्पल, बट क्लॉक क्योंकि पूछी नहीं जाती तो कॉन्सेप्ट भूल गया था। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को आप याद रख सकते हो। मेरे पास शायद कोई और फॉर्मूला है, मैंने आई थिंक कमल सर से किया था, मेरा फॉर्मूला कुछ और तरीके से था, तो मैं देखती हूँ, आई विल टेल यू। मेरे पास थीटा के हिसाब से कुछ था आई गेस। तो मैं बेसिकली चलो पॉइंट ये कि मैं क्या करूँगी इस क्वेश्चन के अंदर, मैं फिर जाके एक बार अपने क्लॉक्स के फॉर्मूले रिवाइज कर लूँगी। क्लॉक के क्वेश्चन करने नहीं बैठूंगी, क्योंकि क्लॉक के क्वेश्चन पिछले 2-3 साल में बेयरली आए हैं, मतलब, तो मैं उसके ऊपर अपना 1 घंटा वेस्ट नहीं करूँगी। मैं सिर्फ उसके फॉर्मूले रिवाइज कर लूँगी एक बार, फिर मैं 15-20 दिन बाद जब मुझे लगेगा मुझे रीजनिंग के नोट्स रिवाइज करने, फिर मैं उसके फॉर्मूले रिवाइज कर लूँगी। आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ प्रायोरिटी राइट नाउ, दैट इज़ माई ओपिनियन। ठीक है, चलो 25th क्वेश्चन पे देखते हैं। ये ठीक है, अब देखो मुझे डायमंड नहीं पता था इस क्वेश्चन के अंदर। ना व्हाट हैपेंड, मुझे नहीं पता था कि बेसबॉल डायमंड का क्या रिलेशन, लेकिन मैंने सुना हुआ था कि स्केटिंग जो होती है रिंग पे होती है, ये मुझे नहीं आइडिया था। ये मुझे पता था रिंग में बॉक्सिंग होती है, सर्किट भी मुझे एज सच आइडिया नहीं था। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसका सॉल्यूशन रीड करूँगी कि बेसबॉल इज़ प्लेड इन डायमंड, स्केटिंग इज़ प्लेड इन रिंग, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ। तो अब क्या करोगे, नॉर्मल अपना गूगल करके देखो कि वेलोड्रोम का मीनिंग क्या है, क्या कुछ होता है इससे, ठीक है, किसी स्पोर्ट का खेलने की जगह होती है, समथिंग हो सकता है याद हो जाए। बट क्या मैं इसको ऐसा स्पेसिफिक नोट करूँगी, नो, क्योंकि बहुत ही रैंडम वाली जीके है ये, तो मतलब पता नहीं, एक बार आ गई तो दोबारा कभी हेल्प करे ना करे। ठीक है, करना हो तो कर सकते हो आप लोगों को, बट मैं पर्सनली ना नोट करती इसको, ये मेरी मतलब ओपिनियन है। ठीक है, हो गए इसके 25 क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं हमारे जीके पे, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मेरे अकॉर्डिंग दिस जीके वाज प्रीटी डिफिकल्ट, विच इज़ वाई आई ओनली डिड 16 क्वेश्चन, जिसमें से मेरा एक गलत निकला, एंड दैट इज़ द रीज़न। करने को मैं 21 कर सकती थी, लेकिन मैंने 16 इसलिए किए क्योंकि मतलब सोचो मैंने 9 क्वेश्चन तो स्किप कर दिए, विच इज़ अ ह्यूज डील। पेपर में हमारी हिम्मत नहीं होती 9 क्वेश्चन छोड़ने की, लेकिन अब मैंने जो अपना पैटर्न बदला है कि मेरी गलत फिर एक ही हुआ ना, मेरे को ये फ़ायदा हुआ, तो मेरे को वो एक्यूरेसी चाहिए अब, तो इसलिए मेरा फोकस इस बार एक्यूरेसी पे था। पहला क्वेश्चन कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस वाइडली नोन फॉर इट्स हाईली एक्सप्लोसिव नेचर एंड हिस्टोरिकल बीन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डायनामाइट। ठीक है, मुझे दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था, ये था, मैंने एक बार पढ़ लिया। ठीक है, चाहो तो इसका तो 1 लाइनर, जैसे मैंने जो भी टेलीग्राम पे अपनी ऑडियो डाली थी, मैं बता नहीं रही थी कि मेरे पास एक नोटबुक थी जिसको मैं पीवाई की नोटबुक बोलती थी, तो उसी के अंदर मैं ऐसे रैंडम फैक्ट्स नोट करती थी जो मुझे मॉक से मिलते थे। दिस पर्टिकुलर फैक्ट इफ आई टॉक अबाउट, आई मे और मे नॉट नोट, मतलब शायद मैं नोट कर लेती। ठीक है, जब आप क्योंकि प्रिपेयर कर रहे हो तो ना, तो आपको वो एक फोमो रहता है कि अरे मॉक में आया था तो कर ही लेते हैं प्रिपेयर, ये वो है ना, कहीं फिर से दोबारा पूछ जा रहे हैं, तो हम डर के मारे नोट कर लेते हैं। ठीक है, आपको याद रहता है नहीं रहता पेपर में, ये थोड़ा किस्मत की भी बात हो जाती है। तो ठीक है, चाहो तो कर सकते हो, बट अगर अब मुझसे पूछे फॉर एग्जांपल, मतलब एक बार सिलेक्शन हो गया, मुझे दोबारा पेपर देना हो, तो शायद मैं इसको नहीं नोट करूँगी। ठीक है, मुझे लगेगा यार छोड़ो ना, एक क्वेश्चन से अच्छा एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे, कोर पे फोकस करते हैं, मेरा ओपिनियन ये होगा। ठीक है, सेकंड बात है, जीके में भी मतलब अंदर से आपको पता होता है कि आपने कौन से क्वेश्चन पे गेस वर्क किया, बट आपको क्वेश्चन नंबर तो नहीं आता, तो एक बार फटाफट सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड देखेंगे ना। सेकंड क्वेश्चन मेरा ठीक था,
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, नॉलेज बेस्ड था, मेरे को 1 सेकंड में देखते जाता था, तो इसमें मेरे लिए सीखने का कुछ है नहीं, ठीक है। अब 2 तरीके होते हैं, अगर तो आप बहुत ज़्यादा अभी उस स्टेज पे हो जहाँ पर आपका सिलेबस भी बचा है, आप एनीवे सिलेबस भी रिवाइज कर रहे हो, तो यू हैव टू रिवाइज योर सिलेबस, देन इट्स फाइन, यू जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन, यू डिड इट राइट और रॉन्ग, इट्स फाइन। बट फॉर एग्जाम्पल जब आपने बहुत बार सिलेबस कर लिया एंड बार बार आपका किताबों से पढ़ने का मन नहीं करता, तो क्या होता है कि आप दिन में 2 मॉक्स दे रहे हो, 3 मॉक्स दे रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल आप इस टाइम पे रिपीटर और आप ये वीडियो देख रहे हो इनकेस, तो आपका इस टाइम तरीका क्या होना चाहिए, जैसे आपने देखा टाइम पीरियड ऑफ 14 days, नाउ यू सिट डाउन विद योर रफ शीट एंड पेन एंड यू स्टार्ट राइटिंग वॉट एवर यू नो अबाउट ऑर्डिनरी बिल्स एंड मनी बिल्स की क्या क्या, ठीक है, लोकसभा का क्या प्रोसीजर होता है, राज्यसभा का क्या होता है, क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, बेसिकली सारा रिकॉल करने की कोशिश करो एंड उसको रिवाइज करो फिर वहीं के वहीं, ठीक है। नोट्स उठाओ, एक बार ये टॉपिक पूरा करो, रिवाइज कर लो, मॉक में आया था, ठीक हुआ गलत हो आप रिवाइज कर डालो, ठीक है। ये क्या है, एक उल्टी रिविजन है कि मॉक के क्वेश्चंस के थ्रू आप रिवाइज करो। बट अगर आप अभी थोड़ा बिगिनिंग स्टेज में, आप एनीवेज पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर ही रहो, मान लो आपकी हिस्ट्री की रिविजन चल रही है, फिर आप एक क्वेश्चन के बेसिस पे आधा घंटा पॉलिटी रिवाइज करने लग जाओ, तो मत करो। तो आपने क्वेश्चन देखा, येस नो गलत ठीक समझा, उसको आगे बढ़ो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इजी था मेरे लिए, क्योंकि मैंने इतने बार पढ़ा हुआ है, तो मेरे को सारा आता था, मुझे ऑप्शंस की भी नीड नहीं थी कि इंडिया का मेगास्थनीज से, ठीक है, तो मुझे इसमें एनालिसिस की कोई नीड नहीं है। ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, ठीक है। अब क्या मैं इसको नोट डाउन करूँ, मैं नहीं करूँगी, मतलब अफगानिस्तान का ट्रेडिशनल डांस है, अगर मुझे याद आना होगा पेपर में तो एक बार मतलब याद आ जाएगी, ठीक है, पंडित से मुझे पूछा था एंड इसका आंसर ये था और मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, लेकिन मैं नोट डाउन करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी एट दिस स्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अनाउंस द लॉन्च ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट क्लोज्ड फ्यूल साइकिल न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम। अब मुझे इस क्वेश्चन में जो मतलब मेरे माइंड में जो आया था, चाइना आया था क्योंकि ये बहुत एडवांस है, और रशिया न्यूक्लियर की वजह से आया था, ठीक है। तो अब मैंने ही तुक्का मारा था, लाइक पर्सनली से ये 100% गेस वर्क था, ठीक है। शायद मैं छोड़ भी देती, बट फिर मुझे लगा चलो ले लेते हैं, देखी जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन को मैं येस, दिस इज़ वन फैक्ट दैट आई विल नोट डाउन इन माई दैट रैंडम फैक्ट्स नोटबुक, जो मेरी मिक्स्ड नोट्स वाली नोटबुक थी। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोज्ड फ्यूल साइकिल न्यूक्लियर, एक तो आजकल न्यूक्लियर एनर्जी, फ्यूल, ये सब एनर्जीज वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब करंट अफेयर्स है, ऊपर से फर्स्ट इन द वर्ल्ड एनीवेज इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको मैं स्टार लगा के नोट डाउन करूँगी, ताकि जब भी मैं रिवाइज करूँ उस वाली नोटबुक को, तो मैं उसके थ्रू गो थ्रू हो जाऊँ और मुझे फैक्ट याद रह जाए अगली बार, ठीक है, कि अगली बार हो सकता है ना पेपर में आ जाए। देखो मेंस में क्या होता है, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और सबके लिए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम है किसी चीज़ के आने की, राइट। लेकिन प्री में तो इतनी सारी शिफ्ट है ना, 45 शिफ्ट एंड 25 क्वेश्चन से सोचो, तो आपके में कोई क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा कम हो जाती है, लेकिन आप रिस्क भी नहीं ले सकते। तो इसलिए छोटी चीज़ें जो एटलीस्ट विद इन द सिलेबस का डोमेन है वो आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इफ़ आई से मतलब है ना 31% ने करेक्टली आंसर किया, मेरे हिसाब से जनरल पब्लिक के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा क्वेश्चन, क्योंकि आई डोंट थिंक ये कहीं पे भी पढ़ाया हुआ है, मतलब किसी भी नोट्स में हम पढ़ते हैं बुक में कि ब्रेन थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय दादा भाई नारोजी, ये किसने वो किया था। इनफैक्ट मेरे नोट्स में भी कहीं नहीं होगा, बट मैंने एक्चुअली पहले यूपीएससी की तैयारी की है, तो मुझे याद है, मतलब इनफैक्ट मेरे ना लैपटॉप को एलिवेट करने के लिए मेरे टेबल पे जो बुक पड़ी ना, वो मेरी यूपीएससी की पीवाईक्यू बुक है, इतनी मोटी, मैंने उसी के ऊपर लैपटॉप रखा हुआ है। तो मैंने जैसे ही क्वेश्चन देखा मेरे माइंड में तो आंसर आ गया था, सईद अहमद खान, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था, लेकिन फ़नी ना वो ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे पता बाल गंगाधर तिलक पक्का नहीं हो सकता, आरसी दत्त पक्का नहीं हो सकता, ठीक है। आरसी दत्त की मुझे नॉलेज भी थी कि इन्होंने इससे रिलेटेड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जर्नल भी लिखा था। फिर बाल गंगाधर तिलक तो यार ऑब्वियसली, मतलब वो कहाँ ही क्रिटिसाइज़ करेंगे, मतलब ऐसी थ्योरी को जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है, नहीं ना, ठीक है। अब गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी, अब इसमें से 1% जो मुझे लगता है थोड़ा कम क्रिटिकल होंगे, ठीक है, जो जिन्होंने बात नहीं मानी होगी वो ये था। अगेन ये भी मेरा मतलब मैं बोलूँगी 80% गेस था, ठीक है। ठीक है, मतलब जो अब मैं कैसे बताऊँ, मतलब जब व्हेन यू रीड अ लॉट ना, यू गेट एन आइडिया ऑफ अ पर्सन्स पर्सनैलिटी, जो आपने इतनी बार मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करके इतनी बार एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो ये वो वाला गेस वक्त था। मतलब मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है टू बी ऑनेस्ट, कि मतलब मैं ऐसा महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था जिसकी वजह से मैं ये बात गेस कर सकूँ, नहीं, ये एक जनरल गेस था कि दैट मतलब इफ़ आई हैव टू गेस समबडी जिसने उनकी थ्योरी सपोर्ट नहीं की होगी और थोड़ा बहुत ब्रिटिशर्स की साइड दी होगी, तो दैट वुड बी महात्मा गांधी आउट ऑफ गांधी एंड गोपाल कृष्ण गोखले, तो दैट्स वाई, ठीक है, मेरा आंसर था। अब क्या करूँगी मैं, ये मेरा गेस वर्क था, बट क्या पता ना कि मतलब एक्चुअली में कौन सी इंपॉर्टेंट बात होता है, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था, तो आई विल गो एंड रीड द होल सोल्यूशन, ठीक है। क्या है होल सोल्यूशन, कि महात्मा गांधी ने एक्नॉलेज किया था कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुई थी, बट उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को कंसिडर नहीं किया था, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि मतलब कि भाई गांधी जी ने जो मतलब वो नहीं किया था, एक्सेप्ट नहीं किया था, तो वो कहाँ नहीं किया था, कहीं पे लिख के बताया था, कहीं पे बोल के बताया था, ये ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो आप इस बात को जो अब नोट डाउन कर सकते हो। अब आप क्या करोगे स्टेज पे, अगेन यू हैव टू गूगल द सेंटेंस कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट सब्सक्राइब, तो अगर आप करते तो आपको सईद अहमद खान भी मिल जाता। तो अब आप इस बोथ को जो मैंने बोला अपनी वो मिक्स्ड
वाली नोटबुक होगी, ठीक है, उसके अंदर आप नोट करोगे इस जीएस की चीज़ को कि अब आपको 2 नाम पता चल गए, ठीक है, व्हाट इफ पेपर में। और क्योंकि ये सईद अहमद खान वाला यूपीएससी का पीवाईक्यू है, तो हो सकता है ना किसी और एग्जाम में, मे बी आप एसएससी का रेलवे दे रहे हो, कोई और दे रहे हो सकता है किसी और एग्जाम में पूछा जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ नोट करोगे कि 2 पीपल, महात्मा गांधी एंड सईद अहमद खान, इन लोगों ने जो ड्रेन थ्योरी को सपोर्ट नहीं किया था, सब्सक्राइब नहीं किया था, एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू दी 7th क्वेश्चन। ये अब देखो ये क्वेश्चन कैसे हो सकता था। अब एलिमिनेशन में भी क्या होता है ना, देखो सबकी नॉलेज अलग है, कौन कौन सी नॉलेज से एलिमिनेट करे ये। अब मेरे पास ये क्वेश्चन जैसे ही आया तो मुझे पता है शिमला सर्वड समर कैपिटल करेक्ट है। जैसे ही मैंने देखा ना दार्जिलिंग लोगों ने नीलगिरी हिल्स, मैंने कहा यार कैसे भाई, नीलगिरी हिल्स तो अपनी साउथ में है। तो मैंने कहा 2 हटाओ 2 हटाओ 2 हटाओ, मेरा आंसर ही आ गया डायरेक्टली 1, 3 एंड 4। बट इनकेस ऐसा नहीं होता तो ऊटी लाइज इन वेस्टर्न घाट्स, ये भी नॉलेज बेस्ड है। नैनीताल इज सिचुएटेड अराउंड नेचुरल फ्रेश वाटर लेक, अपना नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें गेस वर्क एज सच क्या ही कर सकते हो, मतलब अब देखो जैसे बेसिक जिसने पढ़ी होगी तो उसको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी पता होगा, तो उसको नीलगिरी से आइडिया होगा कि यार ये तो साउथ का है, दार्जिलिंग कहाँ है हमारा। तो आप इसको गलत करते तो आपका आंसर उसी टाइम आ जाता, ठीक है। तो ये वाली जो एलिमिनेशन टेक्निक्स है ये रेलिवेंट है, इनको यूज़ करना है, ठीक है। क्वेश्चन 8 पे आ जाओ। ये क्या था, हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर। इसमें क्या ही गैस वर्क करोगे, मतलब इसमें गैस वर्क नहीं होगा, वो फिर तुक्का वाला गैस वर्क होगा ना कि यार मुझे याद नहीं आ रहा कौन से, तो चलो ये वाला मार्क कर देता हूँ। बट इसमें क्या था, मतलब बेसिक नॉलेज बेस्ड था, और आई थिंक इतनी वाली बेसिक सबको आती होती है। कन्वेक्शन क्या है, कंडक्शन क्या है और एडवेक्शन क्या है, ठीक है। एडवेक्शन क्या होता है हॉरिजॉन्टल, कन्वेक्शन क्या होता है वर्टिकल, कंडक्शन क्या होता है जब वो सर्फेसेस आपस में टच कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू 9th क्वेश्चन। बहुत लंबी बनी ये वीडियो लगता है। ये क्वेश्चन कैसा था, ये भी बेसिक थोड़ा बहुत नॉलेज बेस्ड था। किसी को जैसे पढ़ रखा हो, बेसिक इकॉनमी वगैरह सुन रखा हो, फूड सिक्योरिटी का टॉपिक पढ़ रखा हो तो ये पता हुआ था। नहीं पता हुआ तो सोच के सकते थे। रिटर्न स्टॉक का कोई मीनिंग है कि मतलब वो क्या कह रहे, परचेज कर लेते फार्मर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक बात बताओ, थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए मतलब दुनियादारी की अकल है तो आप सोचोगे सरकार क्यों किसी से मतलब खाना वो खरीदेगी ना, क्या उनको कोई इंसेंटिव देने के लिए खरीदते, नहीं ना, कोई लॉजिक नहीं। इंसेंटिव क्या ही है, मतलब इसमें क्या इंसेंटिव है, सब्सिडाइज स्टॉक है, नहीं सब्सिडाइज तो क्या होता है किसी का प्राइस कम करके, खरीदने में प्राइस कम करके क्या करेगी, नुकसान थोड़ी करवाना है उनका। रिटर्न का तो कोई मीनिंग ही निकल रहा। तो बफर से आपको, बफर क्या होता है किसी चीज़ का बफर रखना, एक्स्ट्रा रखना, उसका एक कवर रखना। तो इससे आप सोच सकते हो कि सरकार का क्या काम होता है, फूड सिक्योरिटी देखना। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं इसीलिए फूड ग्रेन्स के स्टॉक लिए होंगे ना, ताकि बफर रख सकें, देश में कभी शॉर्टेज ना हो तो सरकार के पास होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप गेस कर सकते थे अगर आपको नहीं पता था, तो ये डूएबल क्वेश्चन था इन माय ओपिनियन, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं मिस्टेक होने के, क्यों, क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो टू बी ऑनेस्ट शायद मेरे को क्वेश्चन स्किप करना चाहिए था, बट अब मैंने कर दिया था तो कोई बात नहीं। एलोकेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1.32 लाख करोड़ हैज़ बीन मेड फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, मुझे कोई आइडिया नहीं है करेक्ट है रॉन्ग है, मैंने कहा ठीक है देखते हैं। फिर मैंने कहा इनकम टैक्स एक्ट दिस है, ठीक है, शेड्यूल टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1, ये मुझे पता था। अब ये यहाँ पर मेरी नॉलेज मुझे काम आ गई, मुझे पता था कि अप्रैल से होना है। तो मैंने कहा ठीक है एक काम करते हैं, सेकंड को एलिमिनेट करते हैं, कहाँ है सेकंड, ठीक है। मैंने सेकंड को एलिमिनेट किया तो मेरा ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। बट अब मेरे पास क्या है 1 एंड 4, 3 एंड 4। तो मतलब मुझे था कि मैं 3 ऑप्शन को चेक कर लूँ। 1 मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट यार, वैसे मैं ये क्यों एक्सप्लेन करूँ, ये चीज़ तो मैंने अपनी मॉक करते एक्सप्लेन की होगी। छोड़ा, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग हाउ आई डिड द क्वेश्चन, आई एम एक्सप्लेनिंग कि अब मैं क्या करूँ। अब मैं इस क्वेश्चन में क्या करूँगी, क्या मैं ये सब नोट करूँगी 1.3 लाख करोड़, नहीं करूँगी नोट, ठीक है। अगर मेरे को ये बात नहीं पता थी, या अब देखो मुझे पता थी, बट अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो आप नोट कर लोगे कि जो IT एक्ट अपना 2025 वाला था वो अप्रैल से इन इफेक्ट आया था, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। कंटेंट क्रिएटर लैब्स इन 1500 स्कूल एंड 500 कॉलेजेस, ठीक है। इसका नीचे जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो मैं एक लाइन में सिर्फ इतना नोट कर लूँगी कि हाँ ठीक है कंटेंट क्रिएटर लैब जैसा कुछ हो रहा है 1500 स्कूल में, और जितने भी स्कूल में। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है ना शायद, तो आई थिंक नंबर ऑफ स्कूल्स अलग होंगे, ठीक है। ठीक, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि इससे क्या ही स्पेशल क्वेश्चन बन जाएगा कि हाँ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हो रहा है, ठीक है। मतलब मैं इसको नोट डाउन नहीं करती, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, बेसिक था, फैक्ट बेस्ड था, हो जाना चाहिए था। इसमें कुछ जिसको नहीं पता था तो भाई तुमने बिल्कुल ही बेसिक ही नहीं पढ़ा है। डांस का अगर तुम्हें तमिलनाडु भरतनाट्यम नहीं पता, ठीक है, तो फिर तुम जाके नॉर्मल डांस का टॉपिक ही रिवाइज करो, एक बार करो हो जाएगा। मतलब इसमें कुछ अलग से लिखने वाला नहीं है, ठीक है। हु एस्टैब्लिश द मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़, ये बेसिक मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का आता है नहीं आता, तो इसको करना है तो नोट डाउन कर लो एज फैक्ट, नहीं करना तो मत करो, आपकी चॉइस है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि भाई अगर आपके लगता है कि आपके नोट्स में है तो मैं अलग से क्यों नोट करूँ, तो मत करो। अगर आपको लगता है नोट्स में पता नहीं होगा नहीं होगा, बट क्योंकि मैंने पेपर में आंसर नहीं किया तो मैं इसको नोट डाउन कर लूँ, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन मेरा क्या था, अब ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, तो क्या क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मेक दिस साउंड, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तो इसको नहीं नोट करती, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बायो ऑलमोस्ट छोड़ दूँ, मतलब बायो में मुझे बेसिक जो होता है ना अपना सेल टिश्यू और थोड़ा बहुत सर्कुलेट मतलब ये वाले सिस्टम्स लाइफ प्रोसेसेस, इसके अलावा और विटामिन मिनरल्स और डिजीजेस, बस ये याद है। तो बेसिकली एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम में मुझे अता पता ही नहीं है कुछ, और मैं बॉदर नहीं करती, मैं मान के चलती हूँ कि मेरे को 3 नंबर जा रहे हैं, मैं अटैम्प्ट ही नहीं करूँगी ये क्वेश्चन में, मैं कुछ नहीं करूँगी, मतलब जाए मेरे को नहीं आता है क्वेश्चन और मेरे को बॉदर भी नहीं करना, मेरा ऐसा है। ठीक है, अब ये क्या था मैंने स्किप किया था, तो मैं इसको नोट डाउन करूँगी डेफिनेटली, ये सॉर्ट ऑफ एक फैक्ट है एंड हो सकता है करंट अफेयर्स के GI टैग क्योंकि बहुत ज़्यादा मिलते रहते हैं, हो सकता है एकदम रिसेंट हो, तो मैं इसको नोट डाउन करके छोड़ दूँगी। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा था, ये भी आई थिंक उससे हो रहा था अपना एलिमिनेशन से, क्योंकि भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट सबको पता है, भाखड़ा नंगल ये सारे फटाफट जो स्टार्टिंग में सबसे बड़े बड़े यही सबसे पहले रिवाइज करवाए जाते हैं, सतलुज पे था तो थर्ड वाला एलिमिनेट होते आंसर आ गया था आपका। ठीक है, तो इसमें मेरे क्योंकि मेरा ठीक है मैं तो ऐसा नोट करूँगी, आपका ठीक नहीं है तो आपके पास 2 तरीके, या तो आपको जो भूला था, अब देखो यहाँ पे 2 तरीके कि या तो आपको आता ही नहीं था आपने पढ़ा ही नहीं है, या फिर एक आपको क्या था कि आपको आते थे बट आपने कोई कन्फ्यूज़ कर दिया और भूल दिया, तो जो आपने कन्फ्यूज़ किया और जो भूला था ना उसको सिर्फ नोट कर लो उस नोटबुक में, और बाकी क्या करो जैसा कि मैंने बोला अगर टाइम है तो फटाफट से अपना डैम्स की शीट उठा के लाओ और एक बार सारे के सारे डैम्स रिवाइज कर लो, 2-5 मिनट का भी काम नहीं होगा। ठीक है, रिविजन हो जाएगी। 16th क्वेश्चन, नाउ दिस वाज अगेन अ लिटिल बिट ऑफ अ गेस वर्क फ्रॉम माई साइड, कि मुझे पता था प्रेसिडेंट का तो नहीं होगा, होम अफेयर्स भी नहीं, तो इन दोनों में क्या होगा मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा इसके पास कितने ज़्यादा काम होते होंगे, लोकसभा का सेक्रेटरीट तो कहीं ना कहीं मतलब लोकसभा के किसी विद इन दैट होना चाहिए ना, तो फिर मुझे ये भी पता था कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो मैंने क्या किया मैंने इसको लोकसभा का स्पीकर गेस वर्क किया था एंड लकीली वो ठीक निकल गया। ठीक है, तो अब मतलब मान लो तो मैंने, अब मुझे एक बार पढ़ के याद रहता है, अब देखो आपके ऊपर है कि आपको कितनी चीज़ें एक बार पढ़ के याद रहती है, कितनी चीज़ें लिख के याद रहती हैं, तो अगर आपको लगता है कि नहीं आता तो आप इसको एक लाइन में नोट कर लो कि लोकसभा सेक्रेटरी कम्स अंडर स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास 17 थे, ये भी बेसिक था, बेसिक इकॉनमी था, आना ही चाहिए था कि इन्फ्लेशन रेट से क्यों होगा, CPI होता है, मतलब इन चीज़ों को तो वैल्यू ही नहीं है, मतलब ही नहीं ना इन दोनों का, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही वो एक पैरामीटर होता है जिससे हम पता करते हैं ना कि एक बास्केट ऑफ गुड्स का क्या रेट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ट्रैक किससे करेंगे। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे DA मिलता है। अब ये था, ये मेरा ठीक निकल गया, क्यों ठीक निकल गया, क्योंकि मुझे ये दोनों तो पक्का पता थे 1-2, लेकिन उससे हेल्प हुई नहीं थी, सारा चक्कर इस पर आके चल गया था। अब मैंने आई हैव बीन अ साइंस स्टूडेंट, मैंने 11th-12th में पढ़ी हुई है और तो मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, बट जितनी मुझे केमिस्ट्री आती तो मुझे ये बात पता थी 99%, तो मेरा ठीक निकल गया। अब आपको पता थी तो वेल एंड गुड। केमिस्ट्री फिजिक्स बायो के क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ज़बरदस्ती भर भर के अपनी नोटबुक में नोट करने की ज़रूरत नहीं है, इट मे नॉट हेल्प दैट मच, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। ठीक है, अब ये क्या था, अब ये करंट अफेयर टाइप क्वेश्चन था, मुझे नहीं आता था और उत्तराखंड का तो मैं नोट नहीं करूँगी ना, वैसे हर स्टेट का थोड़ी ना याद रखेंगे, मतलब उत्तराखंड के अंदर अग्निवीर का क्या है, क्यों याद रखना है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैं नहीं बॉदर करूँगी इस चीज़ को, स्टेट करंट अफेयर्स टाइप है, पढ़ना होगा तो करंट अफेयर्स में पढ़ लेंगे, मॉक से इसको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, बट मुझे पता है मैं अगर नोट डाउन कर भी लूँगी तो मुझे 86-85 मैं तो कन्फ्यूज़ हो जाऊँगी, तो मैं ऐसी चीज़ नोट नहीं करती, मेरा जो तरीका है पढ़ने का। ठीक है, ये क्वेश्चन 21 का ये ठीक है। ठीक है, अब इसमें मेरा ये यहाँ पर आके मैं अटकी थी आई थिंक महाराष्ट्र और तमिलनाडु में, तो मैंने गैस किया तो मुझे लगा कि हाँ यार महाराष्ट्र थोड़ा बड़ा है, तो मैंने गैस कर लिया था। अब क्या इसके अंदर मैं हर 2 स्टेट से कंपैरिजन याद रख सकती हूँ, नहीं, मैं इसके अंदर क्या याद रख सकती हूँ, ये वाली बात कि येस उत्तर प्रदेश है हाईएस्ट, और ये थोड़ी एक्सेप्शनल सी बात है कि क्योंकि मुझे इसमें ही पता था, मैंने इसे पढ़ा होता है कि असम के पास 1+ है, बाकी सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इन दोनों की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नहीं है ना, क्योंकि ऐसे हर 2 के कंपैरिजन थोड़ी याद रख सकते हो, तो इन फर्स्ट और फोर्थ वाली को नोट डाउन करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। ठीक है, देखो मैनी नॉर्थ ईस्टर्न नॉट ऑल हैव मोर देन 1 सीट। ठीक है, क्वेश्चन 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन 22 क्या था, हु मेड द पेंटिंग माई मदर, मुझे दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, तो मैं यहाँ से कर लूँगी नोट। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 1907 में फाउंड की थी इन्होंने, तो मैं इस फैक्ट को भी नोट कर लूँगी क्योंकि ठीक है मतलब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, रैंडम फैक्ट नहीं है, तो मैं इसको नोट डाउन करती। ठीक है, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैज़ द सेम SI यूनिट एज वर्क, एनर्जी, मुझे पता था, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। हाँ, इसमें मैंने स्किप किया था, ऑल्दो मुझे लग रहा था ये होगा। ठीक है, अब मेरे को क्या था, मैंने ये पढ़ा हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कभी तो रिवाइज में किए कि कहाँ था, और ये मुझे आंध्र प्रदेश याद आ रहा था। ठीक है, बट मुझे इसके आगे नहीं आ रहा था, तो मेरे को ये पता था चंबल तो नहीं होगा, तो ये बाकी तीनों मुझे नहीं आइडिया आ रहा था, तो मैंने स्किप किया। तो अब मैं इसको एज अ फैक्ट नोट करूँगी पूरा का पूरा कि ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया
कौन है, ग्रैंड कैनन ऑफ गांडीकोटा है, एंड वो कहाँ पर है, मेरा आंध्र प्रदेश में है, और इसके आगे कुछ लिखा है, ठीक है, हिडन ग्रैंड कैनियन भी बोल सकते हैं, लेसर नोन स्टेटस है, ठीक है। तो मैं इस बात को फैक्चुअल में अपना नोट करूँगी कि ये पूछा जा सकता है दोबारा। ये चीज़ मैं नोट करना ना प्रेफर करती, मैं एक बार रीड कर देती, ठीक है, समझ लूँगी एक बार क्या है, याद रहेगा वेल एंड गुड, नहीं याद रहा ओके, डजेंट मैटर, क्योंकि ऐसे तो कितने लॉजी कितने नोमी याद रखोगे, यही काम थोड़ी ना मतलब जीके के अंदर, ठीक है। तो आई वुड हैव इग्नोर्ड दिस एंड मूव ऑन, ठीक है। पार्ट सी पे चलते हैं, मैथ्स का इन डेप्थ एनालिसिस कैसे करना है, उसके लिए प्लीज़ मेरी मैथ्स की स्ट्रैटेजी जाके देखो, मैंने उसमें अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी बताया है, और एनालिसिस कैसे करना है वो भी बताया है, ठीक है। उसी के अलावा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पीडीएफ डाली हुई है, मैथ्स स्ट्रैटेजी फॉर फुल मार्क्स, वो मैंने अपनी एक फ्रेंड के लिए बनाई थी जब सेक्शनल टाइमिंग नहीं आई थी, तो आप वो बॉदर मत करना, ठीक है, कि मैंने जो एग्जाम का ऑर्डर लिखा हुआ है, बट उसके अंदर इन डेप्थ लिखा हुआ है कैसे एनालिसिस करना होता है, 3 कैटेगरी में क्वेश्चंस को बांटना है, किस टाइप के क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लिखने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन का क्वेश्चन सॉल्यूशन दोनों नोट करना है, ऑल दीज थिंग्स आई हैव मेंशन्ड देयर, तो यू गो एंड वॉच दिस वीडियो। मैं सिर्फ क्योंकि मेरा एक ही क्वेश्चन ठीक है और मुझे पता मैंने किसी में गेस वर्क नहीं किया, तो मैं उसको बता देती हूँ मैं क्या करूँगी, ठीक है। जैसे मेरा ये क्वेश्चन गलत था और मैंने बहुत ही मतलब मेरे को कितने देखा तो 21 सेकंड में मैंने ऐसे से बनाया वाओ, ऑर्थो सेंटर मीडियन का सेंटर वाओ, तो बेसिकली मैंने क्या निकाल दिया था, उसका सर्कम सेंटर निकाल दिया विच अ ब्लेंडर सिली। तो मैं लिखूंगी, तो मैं इस क्वेश्चन के लिए क्या लिखूंगी, रीड दी क्वेश्चन केयरफुली, जल्दबाजी नहीं करनी है कि उसने ऑर्थो सेंटर पूछा है सर्कम सेंटर बता दिया, इतनी क्या जल्दी थी, 5 सेकंड तो और लगते। तो मैं अपने लिए बात लिखूंगी कि डू नॉट हरी, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, आई विल राइट दिस सेंटेंस इन माई नोटबुक, ठीक है। लेट अस मूव टू इंग्लिश नाउ, जिसमें मेरे बहुत सारे मिस्टेक्स हुए, ठीक है। इंग्लिश में भी सारे क्वेश्चन देखेंगे, कई बार एरर में क्या होता है कि हम गेस वर्क करते हैं ना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रूल्स तो कब पढ़े थे, मैंने 2025 के प्री के आसपास रूल्स पढ़े होंगे, मैंने 24 के टाइम में कभी रूल्स पढ़े ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता था मेरी इंग्लिश जो सेंस से है वही इनफ है मेरे लिए, ठीक है। एंड एक्चुअली वर्कड ऑल्सो, तब तक इंग्लिश इतनी टफ नहीं आती थी 24 में। तो अब इसमें क्या करना है कि कई बार हम सेंस से सॉल्व कर देते हैं बट रूल कुछ और होता है, तो इसलिए पूरा का पूरा हर क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन मेरा ठीक है, मुझे अब रूल भी पता था कि वन ऑफ द, मतलब सेंस से पता चला ना, एडवर्ड कैंडिडेट्स वन ऑफ द मोस्ट, कितनों में से बहुत सारे कैंडिडेट्स में, तो कैंडिडेट का क्या बनेगा, कैंडिडेट्स बनेगा, और यहीं से आप क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन किया ही है, तो आप पूरा पूरा वन ऑफ रूल रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या था, माई रूममेट्स एंड आई डिसाइडेड टू क्लीन द एंटायर अपार्टमेंट। ये क्या है, अपना फिक्स प्रपोजिशन है, मुझे प्रायर टू, ये मुझे पता था तो मेरा एकदम से हो गया था, मेरे को कुछ इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी फिक्स प्रपोजिशन है, मैरिड विद कुछ नहीं होता, मैरिड टू होता है। इसमें क्या होता है, यहीं पर अभी इन्होंने दिया हुआ देखो, विच इज़ वेरी नाइस, उन्होंने मैरिड विद क्यों गलत है, मैरिड बाय मैरिड फॉर क्यों गलत है, और इन्होंने ये भी बताया कि मैरिड के साथ टू कब आता है और मैरिड के साथ टू नहीं आता, ये भी रिवाइज कर लो। अब यहाँ पे आपको, चलो अगर आप मेरा देख रहे हो तो मैं बताती हूँ क्या होता है, शी मैरिड हिम होता है जब हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है, और अगर हम ऐसे बोलते हैं तो होता है शी इज़ मैरिड टू हिम, ठीक है। तो दोनों अलग होते हैं, तो कब मैरिड टू आता है कब मैरिड आता है, तो इसको रिवाइज कर लोगे। ग्रामर में एआई पे मत जाना, हाईली रिक्वेस्ट यू, ठीक है। 2025 के प्री में जितने भी नरेशन और वॉइस के क्वेश्चंस थे, एआई ने सारे के सबके चैट जीपीटी वेबजी सबके आंसर गलत थे, लोग चैट जीपीटी के आंसर से एसएससी को भेज रहे थे, एंड देन रानी मैम और अमन सर ने क्लैरिफाई किया था कि भाई ये एआई वाले आंसर्स से मत रिप्रेजेंटेशन लगाओ बिकॉज अलग लॉजिक्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। एंड अब एसएससी इनफैक्ट इनमें एग्जैक्ट मतलब कि भाई जो तुम्हें लग रहा है वो वाला होता है, तुम्हें बेस्ट पॉसिबल चूज़ करना होता है, वो सिस्टम आ चुका है। तो अब वॉइस और नरेशन में एलिमिनेशन पे फोकस करो, ठीक है। ग्रामर एआई पे मत छोड़ो, ग्रामर के लिए चुपचाप से कोई भी अच्छी बुक यूज़ करो, नोट्स यूज़ करो, चाहे वो 60 रूल्स रानी मैम के हों, चाहे वो 120 रूल्स निमिषा मैम के हो, चाहे वो वट एवर ग्रामर बुक यू आर यूजिंग, रिवाइज फ्रॉम दैट नॉट फ्रॉम चैट जीपीटी प्लीज़, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी मेरा ठीक है, क्या था इसमें, और मेरे को ये आता था कि ईच ऑफ द बॉयज़ प्लेड मतलब खेल चुके हैं ना, तो प्लेड आता था, तो बेसिकली इसमें मुझे बाकी तीनों का साफ पता चल गया था कि गलत है, तो इसमें मुझे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता और आपने तुक्का किया था तो आप पढ़ोगे और आप पूरा पूरा सॉल्यूशन रीड करोगे। अगर आपको लगता है सॉल्यूशन के अंदर कुछ सीखने का है जो आपको अभी तक नहीं पता था, तो आप इसको अपनी मॉक एनालिसिस नोटबुक में रीड करोगे कि ये वाला रूल जो है मुझे मॉक के टाइम पे नहीं आता था, तो अब ये वाला रूल मुझे रिवाइज करना है, व्हेन आई विल बी रिवाइजिंग माई मॉक टेस्ट नोटबुक, ठीक है। ये भी फिक्स प्रपोजिशन मुझे पता था रेफरेंट फॉर्म में, अगर आपको नहीं पता था तो आप इसको अलग से नोट करते हैं। हाँ, अब ये देखो, अब इसके अंदर क्या करते हैं, उसने बोला यूनिवर्सिटी सीकिंग अ डिस्टिंग्विश डैश, तो मुझे लगा यार पेडागॉग नाउन होता तो हिस्ट्री पेडागॉग होगा, बट आंसर इज पेडागॉग ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। और यहाँ पे पूरा पूरा उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को अपनी मॉक एनालिसिस नोटबुक में नोट डाउन करूँगी, स्क्रीनशॉट लेके मत छोड़ना, नहीं रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। और मॉक एनालिसिस नोटबुक में ही क्यों नोट डाउन करूँगी, ताकि जब भी मैं अपनी रीजनिंग की, मैथ्स की, सिली मिस्टेक सब कुछ रिवाइज करूँ, वहीं के वहीं पर मेरा वो रूल रिवाइज हो जाए जो मुझे नहीं आता था, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे ना कि जहाँ मैंने बाकी रूल्स लिखे वहीं पे स्टार लगा के इस वाले रूल को लिख देती हूँ, तो वो नहीं होगा, क्योंकि बाकी के रूल्स आप एवरीडे नहीं रिवाइज करो, पता नहीं कब रिवाइज करोगे, उसमें ये कैसे पता चलेगा कि ये मेरा मॉक में गलत हुआ था इसलिए मुझे उस पर ज़्यादा फोकस देना है। तो उसके लिए आपको कब करना होगा,
आपको इसको अपनी मॉक एनालिसिस नोटबुक में ही नोट डाउन करना होगा। ठीक है, समझ आ गई बात। इसका क्या करेंगे, मैं भी यही करूँगी कि इसको अपनी मॉक एनालिसिस नोटबुक में प्रॉपरली कॉन्सेप्ट नोट डाउन कर दी। ठीक है, ओके, मेरा ये भी गलत था, मुझे इसमें बहुत डाउट होता कि इट इज़ मी आएगा, इट इज़ आई आएगा, तो मुझे बाद में दोनों ही ठीक लग रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। ठीक है, इसमें क्या आना था, इट इज़ आई हु एम। ठीक है, ये गलत थी, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल इन द आई के साथ हु एम आना था। ठीक है, ये कॉमन सेंस यूज़ करनी थी। तो एंटीसीडेंट रूल इसको भी मैं पूरा का पूरा लिखूंगी, और ज़्यादा समझ में आने में दिक्कत होगी तो मैं क्या करती, अगर मेरे को मान लो ये लगता कि अरे क्या है आई एम, मी क्यों नहीं आया, आई क्यों आया, तो मैं ये एंटीसीडेंट रूल लिखती आगे यूट्यूब पे, और साथ में या तो निमिषा मैम का नाम लिखती या फिर मैं साथ में रानी मैम का नाम लिखती, और कुछ ना कुछ अगर मेरे पास वीडियो आ जाती, अगर इनकी दोनों की नाम मिलती तो मैं सिर्फ ये लिख देती, कोई ना कोई ग्रामर वीडियो आ जाती और मैं एक बार 2 से 4 मिनट लगा के इसको समझ लेती। ठीक है, अगेन ग्रामर के लिए एआई पे मत जाना। ठीक है, आई डू नॉट ट्रस्ट एआई विद एसएससी की ग्रामर रिटेबल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, क्योंकि ये मिस्टेक थी, प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल एरर थी, मतलब इसको मैं क्या बोलूँगी, कॉन्सेप्चुअल एरर बोलूँगी ना, कि मुझे चीज़ ही नहीं आती थी, तो ये तो मेरी क्या है, कॉन्सेप्चुअल एरर, तो इसको मेरे को प्रॉपरली नोट डाउन करना है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ठीक था, बेसिक होमोनिम था, मेरे को आता था, कुछ नहीं है सीखने का। ठीक है, ये मेरे को एकदम ऐसा नहीं है कि मैंने तुक्का मारा था, मेरे को इजीली समझ में आ गया था क्या ऑर्डर बन रहा है, तो नॉट मच टू अंडरस्टैंड हियर। सेम बेसिक वॉइस था, मुझे आता था, बेसिक नरेशन था, मुझे आता था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पे देखते हैं, अब ये कौन सा आ गया, 12th क्वेश्चन पे आ गए हम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मेरे को बार बार जो लग रहा था, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ कि मुझे लग रहा था कि यार स्कैटर बाद में हो रही है ना, वो स्कैटरिंग तो पता चले, तो शायद इनको रिफ्लेक्शन भी नहीं ही पता होगा कि रिफ्लेक्ट होता है, तो ये इनको एब्जॉर्ब समझते होंगे, मतलब जो साइंटिस्ट लोग थे उस टाइम पे। बड़ी रिफ्लेक्ट है क्योंकि इन्होंने लॉजिक ये दी कि भाई एब्जॉर्ब करने से, कहाँ है लॉजिक, जो स्काई डार्क या ब्लैक होता कि एब्जॉर्प्शन रिमूव्स आइज रादर देन रिटर्निंग इट। ठीक है, ऑल्दो मुझे भी लग रहा था कि मतलब फिजिक्स के टर्म्स में तो रिफ्लेक्ट ही लग रहा था मुझे भी, लेकिन फिर मुझे लगा था स्कैटरिंग बाद में, तो ये मेरा ठीक है, मतलब स्टूपिड रिस्क था। देखो 1.5 मिनट लगाया, बहुत सोचा बहुत सोचा। अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है मेरी अटेम्प्ट वाली, तो मैं इसको मतलब इसमें एज सच नोट डाउन नहीं करूँगी, मैं बस इसको समझ के यहाँ से 2 बार रीड करके समझने की कोशिश करूँगी, इसमें एज सच नोट डाउन करने का कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या ही नोट डाउन करोगे, पूरा पैराग्राफ थोड़ी नोट डाउन करोगे, हो गई गलती हो गई, समझ लिया कि किस टाइप से हुई है। ठीक है, बाकी मेरे इसमें ठीक थे, कुछ समझने का नहीं है। ओके, ये ठीक था मेरा। 1 मिनट, कहाँ है पिछला क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ये तो मुझे स्पेलिंग्स आती थी, ठीक था। अब वोकैबुलरी में बताती हूँ कहाँ होगा। इंसिडेंट पता था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इन सब का मीनिंग भी पता था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बीविच का मतलब मुझे पता था वैसे तो, कि बीविच का मतलब क्या होता है, इसको इंचैंट कर लेना। ठीक है, वो ऐसे मोहित कर लेना, जादू कर लेना, जो इन्होंने लिखा हुआ है वही। ठीक है, तो बट आप करोगे क्या, इस पॉइंट पे 2 मिनट लगा लो, एक बार इनके पूरे पूरे सॉल्यूशन को रीड कर लो, आपकी 2 मिनट में बाकी के वर्ड्स की रिविजन हो जाएगी। क्या ही जा रहा है, थक थोड़ी ना जाओगे रिवाइज कर लोगे, तो ऑलवेज ट्राई टू रिवाइज, स्पेशली टेक्स्ट बुक में कर लिया करो, टेक्स्ट बुक भी अच्छे सॉल्यूशंस देते हैं इस मामले में। ठीक है, जीके के वो कैब के द सीमी साइड, अब ये मेरे को ऐसे लग रहा था, हाँ यार सुना सुना है, मुझे श्योर नहीं आ रहा था एकदम से, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने ही ये ट्रिक बनाई थी कि भाई सीमी साइड का मतलब ये होता होगा, तो मेरे को याद आ गया था। ठीक है, तो इसको बट फिर भी मैं एक बार ध्यान से पढ़ लूँगी और मैं इसको मन में 2 बार चला लूँगी, हाँ सीमी साइड का मतलब अनप्लेजेंट एस्पेक्ट्स होता है। 21th क्वेश्चन था। अब इसमें 21st क्वेश्चन में क्या होता है, मुझे लगा था पिटफॉल का मतलब क्या होता है, डेंजर होता है। ठीक है, मुझे लगा था डेंजर होता है, कोई प्रॉब्लम होता है। मैंने कहा टैम्पर का मतलब तो होता है जैसे एविडेंस टैम्पर करना, छेड़छाड़ करना, वो भी नहीं हो सकता। फोन मोहरा हो सकता है, वो नहीं हो सकता। कैच होता है किसी चीज़ को पकड़ना, तो वो नहीं हो सकता। तो मुझे लगा था यही होगा, क्योंकि मुझे इसका मीनिंग नहीं पता था गेलूट का मीनिंग। ठीक है, बट अपेरेंटली आंसर ये निकला। तो अब मेरा क्या अप्रोच होगी, मैं सबसे पहले तो इनका गिवन सॉल्यूशन रीड करूँगी कि इन्होंने क्या दिया। इन्होंने दिया, अच्छा पिटफॉल क्या होता है, हिडन और सस्पेक्टेड डेंजर। गैलूट का मतलब होता है क्लमजी और स्टूपिड पर्सन, तो इसको मैं नोट डाउन करूँगी क्योंकि ये अच्छा वर्ड लग रहा है मुझे, और मुझे इसके डेफिनेशन देख के लग रहा है कि यार ये तो क्या पता OWS में भी कभी पूछ ले। तो गलूट को मैं अपनी एनालिसिस नोटबुक में वहीं के वहीं नोट करूँगी कि ठीक है ये देखना है। ठीक है, कैच का मतलब हिडन प्रॉब्लम होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो मीनिंग था कैच का वो मुझे स्ट्राइक नहीं किया। ठीक है, तो मैं ये भी पूरा पूरा लिखूंगी कि क्या मीनिंग था मेरा, वैसे लिखूंगी कि हाँ ये पिटफॉल वर्ड है, और उसके आगे मैं लिखूंगी कि इसका एक सिनोनिम कैच हो सकता है, और ज़्यादा हुआ तो मैं पिटफॉल को गूगल करके इसके 2-4 सिनोनिम्स और लिखूंगी साथ में। ठीक है, क्वेश्चन 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन 22 क्या था, मेरे अनचेक्ड एब्सटिनेंस। ठीक है, ये मुझे पता था, मतलब बेसिक मीनिंग पता था, तो इसमें मेरे लिए कुछ रिवाइज करने का, नोट डाउन करने का नहीं है, बट आई विल वंस रीड दी होल सोल्यूशन कि क्या क्या, अगर उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा सिनोनिम्स वगैरह दिए हैं तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। हाँ, अब इसमें क्या था, नेटिव अमेरिकन टेंट। ये भी मैंने कैसे किया था, एलिमिनेशन से किया था कि मुझे ऑर्डर लगा, मैंने को ऑर्डर तो किसी चीज़ को ऑर्डर देना होता है, या जैसे मैं किसी चीज़ को ऑर्डर में लगाओ, रैंकिंग वाला ऑर्डर एंड रैंकिंग। प्रिम मुझे था प्रिम एंड प्रॉपर वाले तरीके से था। रेंडर मैंने वीडियो रेंडर करना, सोच देना वाली सेंस में, तो मुझे यही नहीं पता था और ये थोड़ा वियर्ड भी लग रहा था, तो मैंने कहा यही होगा। ठीक है, एलिमिनेशन से किया एंड लक काम कर गया।
अब मैं क्या करूँगी, अब मैं पूरे सारे ऑप्शन रिवाइज करूँगी। ऑर्डर का मतलब क्या, कमांड, अरेंजमेंट, ठीक है ये तो पता था। प्रिम का मतलब तो वेरी फॉर्मल एंड प्रॉपर। रेंडर का मतलब तो प्रोवाइड सर्विस कॉज टू बी। और टेपी का मतलब क्या होता है, टेंट। तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं नोट डाउन करूँगी कि टेपी एक मेरा OWS हो गया एक तरह से, और इसका मीनिंग क्या होता है, नेटिव अमेरिकन टेंट। मैं इसको अपनी मॉक नोटबुक में नोट करूँगी, ठीक है। और अगर आपको नहीं आता था और आपको जो जो वर्ड्स नहीं आते थे, आप उन सारे वर्ड्स को अपने फिर नोट डाउन करो, ठीक है। ओके, 24th क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यू न्यूज़ एंकर ब्रोक क्रिश्चियन सेड। अब मुझे डायरेक्टली पढ़ा तो मुझे नहीं याद आया कि यार ये इडियम पता नहीं क्या होता है, याद तो नहीं आ रहा। फिर जब मैंने पढ़ा ना, बाय सेइंग बिटवीन यू एंड आई इंस्टेड ऑफ दिस, तो मतलब इस बात से का क्या मीनिंग निकल रहा है कि जहाँ पर यू एंड भी बोलना था ना, उसने उसको यू एंड आई निकल दिया। तो मैंने एलिमिनेशन से किया था, लेकिन क्योंकि मैंने एलिमिनेशन से किया था तो ज़रूरी नहीं है ना कि मुझे याद रहे। अब यहाँ पर तो ये देख लिया, तो मैं इसको नोट डाउन करूँगी। मैं लिखूँगी ऐसे कि ब्रोक क्रिश्चियन सेड, ये मेरा एक वीडियो है, उसका मीनिंग मेरे पास ये है, ठीक है। और नीचे इसका सॉल्यूशन में भी कुछ जो दिया होगा उसको रीड कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस गिवन होगा तो थोड़ा अच्छे से पता चल जाएगा। 20th क्वेश्चन एंडोक्राइन था, तो देख के एंडोक्रोनोलॉजी पता चल गया होगा, तो सबके लिए ईजी था। लेकिन अब आप क्या करोगे, आप मन में सोचोगे कि शैपरन क्या होता है, फिलोजिनिस्ट क्या होता है, क्रोनोलॉजी क्या होता है। तो इनको मन में सोचो और फिर इनका सोल्यूशन देखो। शैपरन क्या होता है, ओल्डर पर्सन, हु कंपनीज यंग पीपल, ठीक है। फिलोजिनिस्ट ये होता है, क्रोनोलॉजी ये होता है, ठीक है। तो आपने सारे के सारे रिवाइज कर लिए, ठीक है। सो दैट इज़ माई वे ऑफ एनालिसिस। अब आपको लग रहा होगा 45 मिनट तो मैंने बोला है वो क्योंकि मैं बीच में बहुत कुछ एक्स्ट्रा समझाने लगी, बट लोग कहते हैं ना 1 सवा घंटा एनालिसिस में लगता है, मेरे को पर्सनली नहीं लगता था, मेरा तो हो जाता है टाइम से, ठीक है। तो कुछ डाउट्स हों पर्टिकुलरली एनालिसिस को लेके तो पूछ लेना कमेंट्स में, ठीक है। मेरी तरफ से यही था। एंड यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कुछ फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में दे देना, एंड प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।